हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम इंजीनियर इंद्रजीत फिलिप है। फर्स्ट फाउंडेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट जगदलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। तो सबसे पहले जानना शुरू करते हैं सॉइल को। सॉइल यानी कि मृदा, धरती का ऊपरी परत सॉइल होता है। ये एक माध्यम होता है जहाँ पर पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, उगते हैं। सॉइल इरोजन किन्हीं कारणों से जब धरती का ऊपरी परत एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है तो वह कहलाता है सॉइल इरोजन। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत कह लीजिए या उनके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। बात अगर दुश्मनी की है तो दोस्ती की भी बात करते हैं। किसानों का दोस्त कौन? तो अर्थवॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं केचुआ। अब बात करते हैं कारणों की। कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जिसमें सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई। आज वो दिन आ गया है जब लोग अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जंगलें साफ होती जा रही हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी हो रहा है और भी कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी हो रही हैं। दूसरे नंबर पे आता है हेवी ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जो जानवर हैं वो उनका बहुत ज़्यादा चरना, वो अपने खाने के लिए घास के ऊपर निर्भर होते हैं। वो लगातार घासों को खाते जाते हैं, जिनकी वजह से भूमि हल्की हो जाती है और हवा चलने पर, बारिश होने पर वो मिट्टी जो कि उपजाऊ थी वो बह करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तीसरे नंबर में आता है विंड्स यानी कि हवाएं। जब जोर की हवाएं चलती हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि धूल के बवंडर उड़ते हैं। इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन होने का कुल प्रतिशत होता है 9%। फोर्थ बट नॉट लास्ट, हम जो बात कर रहे हैं, चौथे नंबर पे आता है हमारे पास फ्लड यानी कि बाढ़। इसकी वजह से 93% सॉइल एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है, मतलब बह करके चला जाता है। तो अब बात करते हैं सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण, ये वो प्रक्रिया है जिनकी मदद से हम सॉइल इरोजन पे रोकथाम कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें हम इंडिया की तो हमारे भारत में टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है वो है 328 मिलियन हेक्टेयर। बात अगर कल्टीवेटेड एरिया की जाए तो उसकी संख्या है 159.7 मिलियन हेक्टेयर। बात अगर इरोजन इफेक्टेड एरिया की जाए, यानी जहाँ जहाँ सॉइल इरोजन हो चुका है, तो उनकी संख्या है 1750 लाख हेक्टेयर। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें अव्वल नंबर पे आता है सॉइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जिसने 247 लाख हेक्टेयर एरिया को वापस से कल्टीवेटेड एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। किसमें से? 1750 लाख हेक्टेयर, जो कि इरोजन अफेक्टेड एरिया था। बात अगर हम करें सॉइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की तो इनकी कुल संख्या हमारे भारत में वो है 8, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है देहरादून। यहाँ पर हिमालयन रीजन पे सॉइल इरोजन की रोकथाम की कार्य की जाती है। आपकी जानकारी के लिए आपको यह बता दूं कि 281 टन स्क्वायर किलोमीटर सॉइल, मृदा हर साल यहाँ से बह के आगे कहीं चली जाती है। दूसरे नंबर पे आता है आगरा। यहाँ पर सॉइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो यमुना नदी के किनारों पे या यमुना नदी के कारण जो सॉइल इरोजन होता है उसकी रोकथाम पे ऊपर काम करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है कोटा। यहाँ पर चंबल नदी के कारण हो रहे सॉइल इरोजन के रोकथाम के लिए कार्य की जाती है। चौथे नंबर पे आता है चंडीगढ़, मतलब शिवालिक हिल्स वाले एरिया में जो मृदा संरक्षण का कार्य होता है वो यहाँ संभाला जाता है। पांचवें नंबर पे है गुजरात, वासड। ये माही रिवर रीजन के ऊपर वर्कआउट करते हैं।
माही नदी के किनारों के कारण, माही नदी के कारण जो मृदा कटाव हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, उसकी रोकथाम के ऊपर कार्य की जाती है। 6वें नंबर पे आता है इब्राहीमपट्टनम। इब्राहीमपट्टनम आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ये रेड सॉइल रीजन है। तो रेड सॉइल रीजन पे सॉइल इरोजन की रोकथाम के लिए कार्य की जाती है इस टीम के द्वारा। 7वां सॉइल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है ऑचचमुंड, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर सॉइल इरोजन का जो मुख्य क्षेत्र है वह है वेस्टर्न घाट और नीलगिरी रीजन। यहाँ पर इन रीजन के ऊपर सॉइल इरोजन की रोकथाम की कार्य की जाती है। और 8वें नंबर पे आता है बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में है। और कर्नाटक में जो मृदा पाई जाती है वो काले रंग की होती है, ब्लैक सॉइल रीजन। यहाँ पर जो सॉइल इरोजन होता है उनकी रोकथाम भी की जाती है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय सॉइल इरोजन। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आता है डैमेज ऑफ कोस्टल एरिया। जो तटीय क्षेत्र हैं हमारे भारत के, वहाँ पर लगातार पानी के बहने से, समुद्र के टकराने से वहाँ पर कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में सॉइल इरोजन हो रहा है। दूसरे नंबर पे है सिल्टेशन ऑफ रिवर एंड इरिगेशन। सिल्टेशन टर्म वर्ड क्या है? सिल्टेशन का मतलब होता है रेत का इकट्ठा होना। जिस प्रकार नदी जब समुद्र में मिलने जाती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का निर्माण किसके कारण होता है? रेत के कारण होता है। तो उन रेत के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं सिल्टेशन। और यह इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए, खेती के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। 3rd नंबर पे आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन कैसे होगा? जिस प्रकार किसान अपने खेतों में कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड छिड़काव करता है, यदि पानी का बहाव बहुत तेज़ हो, पानी उसके ऊपर से बह के निकले, तो वो केमिकल्स बह करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर में भी आ जाएंगे, हमारे रिवर्स में आ जाएंगे, पॉन्ड्स में आ जाएंगे, जिनके कारण क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन होगा। और लास्ट प्रॉब्लम होता है वो है एक्सपेंडिचर। एक बार सॉइल इरोजन हो गया तो दोबारा भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर, खर्च आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, या कह लो वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी का बचाव। पानी को बर्बाद होने से रोकने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है वाटर कंजर्वेशन। अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो 2 प्रमुख रिसोर्सेज हैं सॉल्ट वाटर यानी कि समुद्री पानी, जो कि लगभग 98% है। दूसरे में है फ्रेश वाटर, जो कि लगभग पाया जाता है 2%। फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाती हैं? नदियाँ आ जाती हैं, ठीक है, पॉन्ड्स आ जाते हैं, फिर पॉन्ड्स यानी तालाब, फिर ग्लेशियर आ जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर आ जाते हैं। तो ये लगभग 2% ऑक्यूपाई करता है। फ्रेश वाटर सोर्सेज में ग्लेशियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ग्लेशियर की अगर मैं बात करूं तो उस 2% में, फ्रेश वाटर के 2% में ग्लेशियर जो होता है वो 77% है। और बचा हुआ हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाता है? अंडरग्राउंड वाटर में आ जाता है, बाकी लेक, रिवर, पॉन्ड्स में भी आते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वाटर यूज्ड इन, पानी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी अवगत हैं इन चीज़ों से। फिर भी पॉइंट्स के लिए बता देता हूँ। पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए होता है, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट मतलब कि हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर होता है। डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना पीना, कपड़ा धोना, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है डेली यूज़ में। तो ये है वाटर यूज है।